हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम ग्रोन लर्निंग क्लासेज। आज हम बात पढ़ने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। हमने देख चुका था, आज हम देखने जा रहे हैं वो है क्या, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पहले कि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपने यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी पिछले 7 वीडियो इसके पहले के डाल चुके हैं। इसके बाद का ये 8वां पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फ्रेंड्स, ये है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर हम एसी देते हैं, जितना भी हमको वेव फॉर्म, जितना भी इसका अपर हाफ या लोअर हाफ, जितने भी इसके हाफ हैं, कि चाहिए अपर हाफ, चाहिए लोअर हाफ, चाहिए अपर हाफ, चाहिए लोअर हाफ, चाहिए अपर हाफ, चाहिए लोअर हाफ एसी के, वो अगर हम किसी भी एसी के रेक्टिफायर सर्किट में फुल वेव मतलब पूरा पूरा उसका जितने भी हाफ से अगर उतने ही हाफ हमें मिल जाए और एज इन द फॉर्म ऑफ डीसी, तो उसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। कहने का मतलब क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर उसको बोलते हैं जहाँ पे उसका पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स क्या, हाफ्स को यूटिलाइज किया जाए, वेदर इट इज़ अ फुल हाफ और इट इज़ अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 हाफ है और यहाँ पे डीसी आउटपुट जो मिल रहा है वो भी हमें 6 हाफ मिल रहा है फ्रेंड्स। इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर है। आइए इस ब्रिज की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था सेंटर टैप के बारे में, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप। लेकिन आज हम यहाँ देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर, वो भी कौन सा है, फुल वेव। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर नहीं होता, फुल वेव भी ब्रिज रेक्टिफायर होता है। आइए देखते हैं। हमने एसी दिया, यहाँ पे फ्यूज है। फ्यूज देने के बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ उससे जो है कि अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव मतलब इस फेज में एसी करंट जाता है, एसी वोल्टेज जाता है, तो करंट कैसे फ्लो होगा फ्रेंड्स, करंट ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, ऐसे फ्लो होगा। इधर जाएगा तो फॉरवर्ड बायस है, इधर जाएगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाने की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, करंट यहाँ नहीं जाएगा, तो करंट इस रास्ते से आएगा, ऐसे 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 आएगा। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है अर्थिंग वाला, है कि यहाँ सिंबल दिख रहा है, कि यहाँ सिंबल दिख रहा है, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो ये जो अर्थ का सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल अर्थ का नहीं है। बोलते हैं लोग कि अर्थ किया गया, लेकिन एक्चुअली में अर्थ नहीं किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इसका कहने का मतलब क्या, ये दोनों आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थ कहने का मतलब क्या, ये भी और ये भी एक जगह यहाँ के जुड़ा हुआ है, ये भी यहाँ जुड़ गया, ये भी यहाँ जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या होगा, करंट ऐसे ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे जो है कि रिवर्स बायस होने के बाद करंट ऐसे फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद ऐसे 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 जाएगा, और इस लोड में जो आर एल लंबा सर्किट रेजिस्टेंस जो लगा हुआ आउटपुट और लोड रेजिस्टेंस, उसमें ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ये फॉरवर्ड बायस होते होते ऐसे ऐसे, फिर करंट हमारा ऐसे नेगेटिव बायस होते हुए फिर इसे यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि करंट पहले ऐसे फ्लो हुआ, यहाँ गया तो देखा रास्ता बंद है क्योंकि रिवर्स बायस है डायोड। फिर यहाँ आया, देखा रास्ता खुला, फिर करंट ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया और ऐसे फ्लो होके करंट फिर यहाँ यहाँ पहुँचा, देखा गया रास्ता यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, लेकिन यहीं क्यों आया, यहाँ क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ जाएगा फिर ऐसे घूम के आएगा, फिर वही रास्ता अपनाएगा। करंट बार बार वही रास्ता नहीं अपनाता है, जहाँ से आता है उसके अगेंस्ट में जाता है, यानी पॉजिटिव से आता है तो नेगेटिव में जाता है। अगर यहाँ से आया तो यहाँ जाना है करंट को, ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा, इसलिए यहाँ ना जाके ये रास्ता ना पकड़ के ये रास्ता पकड़ता और ऐसे ऐसे करंट ऐसे आके नेगेटिव में चला आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा इस पॉइंट को। ये जो अर्थिंग का सिंबल है, यहाँ पे जो अर्थिंग का सिंबल है, उसको उससे जो है कि हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब है कि दोनों बाहर जाके एक्सटर्नल जाके कहीं पे जुड़ा हुआ है। अगर नहीं समझ में आता तो इसी का एक और डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ समझिए। यहाँ से एसी सप्लाई हमने दिया, यहाँ से एसी दिया हमने, यहाँ पॉजिटिव हाफ ले लेते हैं, पॉजिटिव फेज की बात करें तो यहाँ से करंट जाएगा, करंट यहाँ से, यहाँ रास्ता बंद है तो करंट ऐसे 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 जाएगा और यहाँ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ जाएगा, फिर इसी में घूमेगा। घूमने से बढ़िया, क्योंकि पॉजिटिव से निकला तो नेगेटिव पे करंट को जाना ही जाना है, तो यह पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव फेज में जाना है, तो ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ देखिएगा तो यहाँ ना जाने के बजाय यहाँ चला जाएगा और ऐसे ऐसे घूमते घूमते ये करंट ऐसे घूम जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वही बात करते हैं रिवर्स, करंट यहाँ से आएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ के, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे जाएगा। मतलब अगर नेगेटिव से जाएगा करंट निकलेगा ऐसे, अगर नेगेटिव से ऐसे निकल रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें जाएगा, फिर इस लोड में जाएगा, फिर ऐसे करके यहाँ से निकल जाएगा। अगर करंट नेगेटिव से जाता है तो पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से जाता है तो नेगेटिव से निकलेगा फ्रेंड्स। इस किसी भी हालत में हमारा जो है कि लोड पे जो रेजिस्टेंस है उसको हमेशा किसी भी हालत में, चाहे अपर अपर पार्ट हो एसी का, चाहे लोअर पार्ट हो एसी का, उसको किसी भी हालत में करंट मिलेगा। वो करंट कैसा मिलेगा, डीसी करंट मिलेगा, नहीं लगातार करंट मिलेगा। डीसी क्यों मिलेगा, क्योंकि अल्टर हो रहा है। आधा अपर हाफ, जो आधा इसका अपर जो हाफ है ऊपर अपर में, आधा हाफ इसका लोअर में, जबकि इसका पूरा हाफ अपर में है। यानी ये
एक फॉर्म में है, ये दूसरे ये अल्टरनेट फॉर्म यानी एसी फॉर्म में और डीसी फॉर्म में। फ्रेंड्स यही हमारा क्या है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। यही हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो आपने डायग्राम पे देखा, बहुत ही आसान सिंपल से इसका ऑपरेशन एक बार फिर से बताता हूँ। करंट ऐसे आएगा, पॉजिटिव से निकला तो इसको नेगेटिव में ही नेगेटिव में जाके मिल जाना, नेगेटिव में जाके खत्म हो जाना है। तो ऐसे निकला, यहाँ जाएगा रास्ता बंद, यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद देखा कि यार रास्ता बंद, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते यहाँ आएगा, फिर यहाँ रास्ता खुला, लेकिन ऐसे ही घूमेगा फिर करंट उसी में घूमता चला जाएगा और घूमता रह जाएगा। इससे बढ़िया है कि यहाँ से निकल के ऐसे निकल जाओ, नेगेटिव के पास पहुंच जाए, क्योंकि इसको यहाँ से जो निकला करंट उसको यहाँ से होते हुए नेगेटिव पहुंचना है। ठीक है, और यहाँ अगर ये नेगेटिव से निकला है करंट तो इसको पॉजिटिव पे पहुंचना है, कि यहाँ होते हुए कैसे पहुंचेगा, ऐसे यहाँ से जाएगा, फिर देखेगा रास्ता बंद, तो यहाँ से निकलेगा, फिर ऐसे रास्ते से ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर पॉजिटिव फेज की बात करें तो जो डायोड हमारा D1 है और D3 है, ठीक है, जो डायोड हमारा D1 है और हमारा जो डायोड D3 है, वो दोनों क्या होगा फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और जो हमारा डायोड ये और ये वाला डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा डायोड है D1 और D3, वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, और D2 और D4 रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ रहे होंगे, आपको ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, बेसिक से समझना, एक हाई लेवल तक पहुंचेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, देख लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ से बुक्स में, मैक्सिमम बुक्स में यही डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन इसको यहाँ से आपको ये चीज़ को, इस चीज़ को दिमाग में लगा के सोचना होगा। एक बुक में ऐसा मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे बना दिया, ऐसा ही होगा। इसका मतलब ही ये है, ठीक है, इस सैम्पल का मतलब क्या है, जोड़ रहा है, वो बाहर जाके एक्सटर्नल कनेक्शन इसको बोलते हैं, बाहर जाके जब कनेक्शन होता है तो। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा एसी से डीसी हो गया। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इससे ये मिला हमको, यही चीज यहाँ पे है, इसको मिटाना, रब करना जा रहा हूँ, क्यों रब करना जा रहा हूँ देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आइए आइए ड्रॉ करते हैं कुछ स्पेशल केसेस। फ्रेंड्स जो है कि यहाँ देखते हैं, हमने इस डायग्राम को देखा, हमने मान लीजिए एसी सिग्नल, कोई भी मैक्सिमम सिग्नल हम एसी सिग्नल दे रहे हैं, वो वीएम दे रहे हैं, ये हमारा मैक्सिमम जो सिग्नल मतलब क्या, वोल्टेज देना है सिग्नल, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिग्नल देना। ठीक है, इस वर्ड को मैं इसलिए बार बार सिग्नल वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के यही वर्ड काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको इससे अवगत करा रहा हूँ, फ्रेंडली बना रहा हूँ, ताकि इस वर्ड को आप पहचान के डरे ना। ठीक है, हमने एसी जो है कि सिग्नल दिया, एसी वोल्टेज दिया, या वीएम जो वैल्यू उसकी क्या वीएम दिया। तो एक बात बताइए, ये डायोड 1 और डायोड 3 जो हमारा क्या फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब क्या फ्रेंड, एज ए वो कंडक्टर काम करेगा, एज अ वायर काम करेगा। जब एज अ कंडक्टर एज अ वायर काम करेगा तो हम उसको एज अ वायर ले लिए हैं। ठीक है, जो हम आपको नहीं दिखा रहे डायग्राम, मान लीजिए एज अ वायर हमने एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे दो वायर ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वायर में तो 100%, 100 जब वो 100% जब बहुत ही कम मात्रा में उसके में रेजिस्टेंस होता है तो उसको वायर को हटा देते हैं। उसको हटा के बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। हमको हमको जो पता करना, वो क्या पता करना, पीआईवी रेटिंग, पीआईवी रेटिंग, पीआईवी रेटिंगों को पता करना है। ठीक है, पीआईवी रेटिंग का मतलब कि वो क्षमता डायोड की जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रेक्टिफायर में, उसको एसी से डीसी कन्वर्ट कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो डायोड, एक बात बताओ, यहाँ से हम मैक्सिमम वीएम दे रहे हैं, तो यहाँ से हम भी यहाँ भी मैक्सिमम हम वीएम दे रहे हैं, तो हमको ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, तो हमको वीएम ही मिलेगा। मैक्सिमम जो हमको मिलेगा वीएम मिलेगा। क्यों वीएम मिलेगा, ध्यान समझिएगा। ये एज अ वायर हो गया है, ये डायोड एज अ वायर हो गया है, इसको एज अ वायर कर दिए। ये भी डायोड फॉरवर्ड बायस में था, ये भी एज अ वायर हो गया। एक बात बताओ, एक ये ऐसे तार आया और ऐसे हो गया, यानी एक ये वाला पैरेलल हो गया, और एक ऐसे तार आया, एक ऐसे ये पैरेलल हो गया, इसको बीच का रेजिस्टेंस अगर हटा देते हैं तो, ठीक है, पैरेलल हो गया। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब कि ये डायोड और ये डायोड आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब है जो इसको वोल्टेज मिलेगा वही इसको वोल्टेज मिलेगा, और वो वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज इसको दिया जाएगा, जो वोल्टेज एसी से सप्लाई किया जाएगा प्राइमरी से सेकेंडरी में। ठीक है, यानी जो प्राइमरी से सेकेंडरी में जो वीएम जा रहा है वही वीएम तो मिलेगा सब सेकेंडरी को, और वही सेकेंडरी को जो वीएम मिलेगा वही डी टू को और डी फोर को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों के आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, इसमें वीएम इसमें वीएम, यानी इस डायोड और इस डायोड का मैक्सिमम जो कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, पीवीआई रेटिंग क्या होगा, वो पीवीआई रेटिंग होगा फ्रेंड्स वीएम।
याद रखिएगा, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का जो पीआईवी रेटिंग होता है वो क्या होता है, वीएम होता है। आपको याद होगा सेंटर टैप की मैंने बताया था, सेंटर टैप में जो होता है पीवीआई रेटिंग क्या होता है, 2 वीएम होता है। 2 वीएम क्यों होता है कि आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, उसमें मैंने बता चुका है क्यों हुआ वहाँ। अगर नहीं समझ, यहाँ पे मैं नहीं समझाया हूँ, अगर आपको समझना है तो अपनी पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पीआईवी रेटिंग है, पीक इनवर्स वोल्टेज। बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये आप कभी कभी बोल देते हो कि पी आर भी, ये क्या है, ये दोनों चीज़ सेम है फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ सेम है। पीक रिवर्स वोल्टेज बोलिए या पीक इनवर्स वोल्टेज बोलिए, बोथ द थिंग्स आर सेम। कोई दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। रिवर्स मतलब क्या, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो होता है, करंट फ्लो होता है, कंडक्शन होता है, उसको बोलते हैं पीआईवी। बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी कैरियर से बहुत ज़्यादा प्रेशर दे, बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाने से बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी कैरियर में हलचल होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है हमारा पीएन जंक्शन। उसी को बोलते हैं पीआईवी रेटिंग और पीआरवी रेटिंग, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो ये डायोड, ये जो डायोड लगाए हैं या फिर जो पूरा चारों डायोड लगाए हैं, वो मैक्सिमम उसका पीआईवी रेटिंग कितना होता है, वीएम होना चाहिए। वीएम से कम होगा तो डायोड जल्दी से जल्दी जल जाएगा, बिना एसी को डीसी में कन्वर्ट किए। थोड़ा सा अगर वोल्टेज ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस चीज़ को मैंने इसलिए बताया ताकि आप पीआईवी रेटिंग के बारे में समझ सकें। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके एडवांटेज को और डिसएडवांटेज के बारे में, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। मैंने डायग्राम मिटा दिया, मुझे फिर से बनाना होगा। चलिए कोई बात नहीं। एडवांटेज के बारे में बात करें तो एडवांटेज क्या क्या है इसका फ्रेंड्स, एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हमको क्या है कि पीआईवी रेटिंग जो डायोड का है वो क्या काम मिलेगा, यानी पीआईवी रेटिंग क्या है, वो क्या होगी, हमको वीएम बस चाहिए। ठीक है, पीआईवी रेटिंग हमको क्या, बस वीएम चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आउटपुट मिलता है हमको, जो आउटपुट मिलता है वो सेंटर टैप से ज़्यादा मिलता है। सेंटर टैप से ज़्यादा आउटपुट कैसे मिल सकता है, उसमें फुल वेव मिल रहा है, इसमें फुल वेव में हाँ मिल रहा है, फिर भी कैसे डीसी मिल रहा है, तो कैसे आउटपुट ज़्यादा होगा। आउटपुट ज़्यादा होने का मतलब क्या है, तो वहाँ वीएम क्या था, दोगुना मिल रहा था, और जो आउटपुट हो रहा था सिर्फ वीएम मिल रहा था। जबकि यहाँ पे इनपुट भी वीएम दे रहे हैं और आउटपुट भी वीएम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ इसका आउटपुट उससे आउटपुट से ज़्यादा है। ठीक है, तो आउटपुट क्या है, हाई है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कम से कम 4 डायोड चाहिए, 4 डायोड नीडेड। ठीक है, 4 डायोड नीडेड चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट ये कि हर डायोड में आरएफ जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो कि 1 से लेके 25 ओम तक होता है, आपको पता है 1 से लेके 25 ओम तक आरएफ होता है। तो ये आरएफ क्या होता है कि एक डायोड, पहले 2 डायोड था तो 2 आरएफ होता था, अब 4 डायोड और 4 आरएफ हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन क्या है कि पावर लॉस भाई, डिसएडवांटेज है तो पावर लॉस होगा, उसके बारे में तो हमें बताना होगा, लेकिन ये उतना नहीं होता है जिसको हम इसकी वजह से इसको यूज़ ना करें। ठीक है, थोड़ा मोड़ा होता है। ठीक है, वो जो है कि नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ऑब्जेक्टेबल नहीं है, इसलिए हम इस डायोड को बेहतर यूज़ करते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज़ कराते हैं। इसकी एफिशिएंसीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके फॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे हम अभी इसके। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम सब चीज़ के इसकी डिटेल्स के बारे में समझते हैं। इसके एफिशिएंसीज के बारे में बात करें, पहले एफिशिएंसी फिर फॉल्ट्स। आइए फिर इसकी एफिशिएंसी को समझते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बारे में समझते हैं। एफिशिएंसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एन से, जिसको टाउ बोलते हैं। ठीक है, इस एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट इनपुट, पावर की बात होती है यहाँ पे, हमेशा पावर की बात होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इनपुट अपन आउटपुट हमेशा पावर की बात होगी, अगर बिजली की बात कर रहे हैं, ना कि इनपुट अपन करंट या वोल्टेज का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। तो इनपुट आउटपुट क्या होता है फ्रेंड्स, आउटपुट हमको क्या मिलता है, डीसी मिलता है। आउटपुट हमको डीसी मिलता है, और इनपुट क्या मिलता है फ्रेंड्स, इनपुट क्या मिलता है, इनपुट मिलता है हमको एसी, आउटपुट क्या मिलता है, डीसी। डीसी को एवरेज बोलते हैं, आपको पता होगा। डीसी का एवरेज क्यों बोलते हैं, डीसी का एवरेज जीरो होता है, एसी का एवरेज डीसी के बराबर होता है। डीसी का एवरेज जीरो होता है, एसी का एवरेज जो होता है डीसी के बराबर होता है, इसलिए एसी का एवरेज को डीसी बोल देते हैं, और एसी का जो होता है उसका आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। इसके अपन इसके इनपुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पता चल जाता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है,
मान लीजिए करंट सब में करंट सेम जा रहा है, इसमें भी करंट वही जा रहा है, उसमें करंट वही जा रहा है। वोल्टेज की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं वोल्टेज की। तो आउटपुट अपॉन में इनपुट, ठीक है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। आउटपुट एफिशिएंसी क्या है फ्रेंड्स, वीएम, फुल वेव रेक्टिफायर है तो वीएम, आरएमएस की बात करते हैं, वी आरएमएस की बात करते हैं, वी आरएमएस, तो आउट वीएम बाई क्या होगा, √2 होगा। ये एसी की बात हो रही है, आरएमएस एसी को ही बोलते हैं, ठीक है। और डीसी की बात करें, डीसी के बाद क्या होगा, 2 वीएम बाई पाई, ठीक है। हाफ रेक्टिफायर में ये 2 हो जाता था, ये 2 यहाँ से हट जाता था, आपको पता होगा। तो इसमें से इसको डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, डिवाइड देने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा 80.6, 81.2% एफिशिएंसी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसकी एफिशिएंसी उसकी एफिशिएंसी से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी है, इसलिए इसको हम हाईली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं फॉल्ट्स के बारे में। फॉल्ट फ्रेंड्स सारे फॉल्ट सेम है, कोई भी फॉल्ट नया नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई फॉल्ट्स नया नहीं है। जो भी सेंटर टैब में फॉल्ट्स होते थे वही फॉल्ट्स इसमें होंगे। बस इसमें क्या, नंबर ऑफ डायोड ज़्यादा हो गया। नंबर ऑफ डायोड ज़्यादा होने से फ्रेंड्स क्या हो गया कि अगर कोई डायोड खराब होता है तो उस डायोड को रिप्लेस करना पड़ जाएगा। बाकी सारे फॉल्ट्स क्या होते हैं, सेम होता है। एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जितना भी रेक्टिफायर पढ़ा है मैंने, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाया, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 पढ़ाया, सेंटर टैब पढ़ाया, और क्या पढ़ाया मैंने, ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ाया। तो सेंटर टैब को छोड़ के किसी भी रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम एसी सप्लाई दे सकते हैं उसमें विदाउट ट्रांसफार्मर की जरूरत के बिना। लेकिन सेंटर टैप मतलब सेंटर में होना चाहिए, उसका टैपिंग करते हैं, टैप करते हैं। टैप कहाँ करते हैं, जहाँ वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग कहाँ होती है, ट्रांसफार्मर में होती है। यानी सिर्फ सेंटर टैप ही ऐसा ऐसा रेक्टिफायर है जहाँ पे हम कंपलसरी हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, बाकी केसी में हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में बात है। फ्रिक्वेंसी जब बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हम फुल वेव फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करें। फुल वेव फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी जो ब्रिज वेव रेक्टिफायर हो चाहे सेंटर टेप रेक्टिफायर, दोनों के लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी सेम होगी। क्या होगी, डी देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आई इसको करके नोट कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए ये एसी का 2 साइकिल, एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हुआ, एक साइकिल यहाँ, 2 साइकिल, पहला साइकिल दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ एसी का, ठीक है। यानी एक एक बार फ्रीक्वेंसी यहाँ चेंज हुआ, फिर दोबारा फ्रीक्वेंसी यहाँ चेंज हुआ। ध्यान समझिएगा, ये जो डीसी में जो होगा, जो हमारा रेक्टिफाइड हो जाएगा, जो एसी डीसी में कन्वर्ट हुआ, रेक्टिफाइड होने के बाद वो कैसा मिलेगा, ऐसा, 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 फिर ऐसा। कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जो अपने साइकिल को एक रिपीट कर पाए, ठीक है। एक ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये मान लीजिए 0 है, ये 90 डिग्री, सॉरी ये 180 डिग्री, और ये 360 डिग्री, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ 0 से 80 और 0 से 360, तो ये जो एसी साइकिल है वो एसी साइकिल 0 से 360 के बीच में क्या अपनी साइकिल को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। क्यों कैसे कह सकते हैं कि अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि वैसा ही फिर से स्टार्ट हो गया, देखने में मिला हमको फिगर से। हम जो भी चीज़ फिर से उसी टाइप का देखने में लगता है, बार बार रिपीट होता है, तो उसी को हम लेते हैं क्या, कि उसका वो फ्रिक्वेंसी होता है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 0 से 180, फिर यहाँ पे 360, तो यहाँ पे देखो आप 0 से 180 के बाद ही जो अपना साइकिल को रिपीट करना शुरू हो जाता है। यानी जो जितनी बार साइकिल को रिपीट करेगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक बात करें, या यहाँ से बात 360 तक बात करें, ये सिर्फ एसी जो एक बार अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पा रहा है, यानी एक बार अपनी साइकिल को कंप्लीट कर पा रहा है। जबकि डीसी में बात करें तो डीसी में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि अपनी साइकिल को ये 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 अपने साइकिल को क्या कर ले रहा है, ठीक है। ये अपनी साइकिल को एक बार कंप्लीट करने में वो 1 से 80 डिग्री ले रहा है, 0 से 80 डिग्री में एक बार कंप्लीट कर ले रहा है, जबकि ये 0 से 360 ले रहा है एक बार कंप्लीट करने में। यानी इसकी जो फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी इसका जस्ट डबल है। यानी यहाँ से कंक्लूजन समझ में आता है कि एफ आउटपुट जो होता है वो डबल फ्रिक्वेंसी होता है, डबल होता है कितना के, इनपुट के फ्रिक्वेंसी का। इनपुट की फ्रिक्वेंसी जितना होती है उसका ये डबल होता है, ठीक है। अगर हम इनपुट में 100 हर्ट्स दे रहे हैं तो हमको आउटपुट में 200 हर्ट्स मिलेगा। अगर इनपुट में हम 50 हर्ट्स दे रहे हैं तो हमको आउटपुट में 100 हर्ट्स मिलेगा फ्रिक्वेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। यानी फ्रिक्वेंसी जो होती है डबल हो जाती है। इस पॉइंट को आप याद कीजिएगा, ये नेचर ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ये फुल वेव रेक्टिफायर चाहे वो ब्रिज हो चाहे वो सेंटर टेप रेक्टिफायर हो, दोनों में यही फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। इस पॉइंट को नोट कीजिए, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फ्रॉम पॉइंट ऑफ एग्जाम, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं नेचर के बारे में, नेचर ऑफ आउटपुट। जो नेचर हमको मिलता है रेक्टिफायर में, उसका आउटपुट क्या होता है, उसका उसका नेचर कैसा होता है जो आउटपुट हमें मिलता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ आउटपुट, नेचर ऑफ आउटपुट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेचर ऑफ आउटपुट के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि क्या, कि जो हमको जो मिलता है एसी, वो 100% एसी नहीं मिलता। वो जो हमको डीसी मिलता है वो 100% डीसी नहीं मिलता है। उसमें कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट होते हैं। इस कंपोनेंट के होने की वजह से इस जो वेव हमको मिलता है, जो हमको आउटपुट मिलता है, उसको बोलते हैं पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी। यानी डीसी तो मिला, लेकिन उसमें क्या है कि एसी का कुछ अंश है, एसी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसलिए उसको पल्सेटिंग कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पल्सेटिंग मतलब कि वाइब्रेशन टाइप का होना। ठीक है, पल्सर गाड़ी का नाम सुना होगा। पल्सर का नाम क्या होता है, जिसमें वाइब्रेशन हो, जिसमें उफान हो, ऐसे होता है जो वेव्स जिसमें हो। ठीक है, वेव्स। तो पल्सेटिंग डीसी मिलता है, उसमें वेव होता है, उसमें कंपन होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा, हमने उसके फॉल्ट्स के बारे में देख लिया, हमने उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में देख लिया, हमने उसकी एफिशिएंसीज के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे सबके कंपेयर, सबको एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट पे कंपेयर करेंगे कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। उसके बाद हम फिल्टर सर्किट आज ही स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे फिल्टर सर्किट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग हमारा चार्ट ऑफ कंपेरिजन ऑफ रेक्टिफायर। कंपेरिजन ऑफ रेक्टिफायर हम कंपेयर करेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डायोड, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफार्मर नीडेड, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और ऑन द बेसिस ऑफ पीवीआई रेटिंग, पीआईवी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, पीआईवी रेटिंग यानी कितना उसको पावर चाहिए, फ्रीक्वेंसी, एफिशिएंसी, ये फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो दे रहे हैं वो तो नॉर्मल 50 हर्ट्ज सब जानता है, लेकिन मिल कितना रहा उसके बारे में बात करेंगे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफार्मर किसमें जरूरत हो सकती है, किसमें बिना ट्रांसफार्मर के काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें बिना ट्रांसफार्मर लगेगा ही नहीं, कभी कोई लगाते हैं, कभी तो नहीं लगाते हैं। नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं। आई फ्रेंड्स, बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड का संख्या क्या होता है, 1 होता है। सेंटर टैप में रेक्टिफायर 2 होता है, आपको याद होगा। और ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड का संख्या क्या होता है, 4 होता है, यानी 4 होता है। ट्रांसफार्मर नीडेड, हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें एसी सप्लाई दे सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एसी दे सकते हैं। लेकिन सेंटर टैप जहाँ होता है वहाँ टैपिंग करते हैं, वहाँ क्वाइल होना चाहिए। क्वाइल होना कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, यानी यहाँ पे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी किसी भी हालत में। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी है 40.6%, इसकी एफिशिएंसी क्या है 81.2%, और इसकी एफिशिएंसी भी 81.2% है फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होती है फ्रेंड्स, जितना हम देते हैं उतना, यानी सेम एज एफ इन, एफ आई एन के बराबर होता है, जितना हम देते हैं उतना ही आउटपुट मिलता है फ्रीक्वेंसी का। लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना होता है, जितना देते हैं उसका दुगना मिलता है। इसमें भी जितना देते हैं उसका दुगना मिलता है। ठीक है, जितना देते हैं उसका दुगना सेंटर टैप और ब्रिज दोनों में फ्रीक्वेंसी मिलता है। पीवीआई रेटिंग की बात करें तो इसका पीवीआई रेटिंग क्या होता है, वीएम। अभी हमने पढ़ा, इसका भी होता है वीएम, क्योंकि D2 और D4 पैरेलल हो जाते हैं, यानी दोनों में जो वोल्टेज मिलता है वो सेम मिलता है, वीएम वीएम। लेकिन इसका जो होता है क्या होता है, V2 VM। क्यों होता है, मैंने बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है वीएम, वो 2 पार्ट वीएम और वीएम में बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ सेंटर टैप बीचों बीच जो टैपिंग करते हैं। ठीक है, तो एक में वीएम मिलता है, फिर दूसरे वाले में वीएम मिलता है, 2 बार वीएम यानी 2 वीएम जाता है। तो कहीं फेलियर हो जाए, कहीं अगर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया तो किसी भी डायोड को 2 वीएम तक का पावर झेलना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही हैवी होता है इन दोनों कंपेरिजन में। इसके लिए जो पीवीआई रेटिंग होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, 2 वीएम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 वीएम होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रिपल फैक्टर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। रिपल फैक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिपल फैक्टर के बारे में आइए पढ़ते हैं, देखते हैं रिपल फैक्टर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम को वेस्ट के रिपल फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। रिपल फैक्टर है क्या, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। रिपल फैक्टर वो फैक्टर है जो हमें ये बताता है भैया कि हमारा रेक्टिफायर सही है कि नहीं, हमारा रेक्टिफायर कितना ज़्यादा एफिशिएंसी का है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना बढ़िया है, कितना बेकार है। कैसे पता करते होंगे, कैसे बोल सकते हैं कि रिपल फैक्टर ये सब पता करता है, आइए देखते हैं। रिपल फैक्टर क्या कहता है कि ये एक रेशियो होता है, रेशियो, इट इज़ अ फैक्टर, जो एक रेशियो होता है, रेशियो, इट इज़ अ रेशियो। रिपल फैक्टर डिनोट्स द रेशियो बिटवीन एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है, रिपल
फैक्टर जो डिनोट करते हैं एसी कंपोनेंट अपॉन में डीसी कंपोनेंट वैल्यू अपॉन में डीसी कंपोनेंट्स वैल्यू। ठीक है, रिपल फैक्टर इज a रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट वैल्यू टू डीसी कंपोनेंट वैल्यू। ठीक है, नहीं समझ में आया? आई नो नहीं समझ में आया कि एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट, बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैं मानता हूँ क्या बोल रहे हैं आप सब। देखिए, एसी कंपोनेंट अपॉन में डीसी कंपोनेंट, जब भी हमको आउटपुट मिलता है रेक्टिफायर में तो फुल हमको तो नहीं मिलता है डीसी, तो उसमें पल्सेटिंग डीसी मिलता है, नहीं कुछ उसमें अंश क्या होता है एसी का भी होता है। तो उस बेसिस पे हमें बताता है कि वो हमारा जो आउटपुट मिला कितना बढ़िया है कितना बेकार है। देखिए दिखाता हूँ आगे कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, एसी का जो वैल्यू होता है कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट कंपेयर करते हैं, फिर बताते हैं कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं। कैसे मैं बताऊंगा सारा चीज़। एक चीज़ और रखिए, याद रखिएगा, इस रिपल फैक्टर को बोलते हैं कि आर एफ से इंडिकेट करते हैं। तो आर एफ जो होगा क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अगर एसी कंपोनेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो आर एफ ज़्यादा हो जाएगा। अगर एसी कंपोनेंट ज़्यादा हो गया तो आर एफ ज़्यादा हो जाएगा। आर एफ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो जो रेक्टिफायर डिवाइस है वो बेकार है या कम यूजलेस है या कम यूजफुल है। ठीक है, यूजलेस ज़्यादा है, कम यूजफुल है। ये रेक्टिफायर सर्किट ज़्यादा होने का मतलब, एसी कंपोनेंट ज़्यादा होने का मतलब कि लेस यूजफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ठीक है, अगर हम इसी को बोल दें कि इसकी वैल्यू कम होगी, एसी की वैल्यू अगर कम होती, अगर एसी ये इसकी वैल्यू कब कम होगी, जब अगर एसी की वैल्यू कम होगी तो रिपल फैक्टर की वैल्यू कम होगी। उससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा होल वैल्यू रिपल फैक्टर का कम होगा, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे कि मोर एफिशिएंट या मोर यूजफुल, या फिर एफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोर एफिशिएंट या मोर यूजफुल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया वो हमारे रेक्टिफायर काम करेगा। कैसे करेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। आर एफ इजकल टू ए सी कंपोनेंट अपॉन डी सी कंपोनेंट। ए सी कंपोनेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आर एम एस वैल्यू, आर एम एस वैल्यू। डी सी कंपोनेंट का मतलब फ्रेंड्स क्या हो गया, डी सी कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ठीक है, डी सी कंपोनेंट मतलब एवरेज वैल्यू। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी टॉपिक को लेके, मान लीजिए वोल्टेज है या करंट है। ठीक है, फुल वेव की बात करते हैं या हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं, तो कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे, लेकिन इसका उसके अभी ब्रीफ में समझाऊंगा। लेकिन इसका फॉर्मूला जो आता है उसको देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है आरएफ फैक्टर निकालने का, उसके दो फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला जो होता है वो ये होता है, अंडर रूट में आई आर एम एस अपॉन में आई एवरेज, एवरेज को डीसी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एवरेज को डीसी बोलते हैं, आई एवरेज माइनस वन। ठीक है, माइनस वन, और ये जो होता है ऐसे स्क्वायर। ठीक है, ये हो सकता है या फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, आई आर एम एस माइनस आई एवरेज का स्क्वायर अपॉन में आई एवरेज का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे होगा। ठीक है, और इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये इसी का फॉर्म है। इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज, एवरेज को डीसी बोलते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई एवरेज का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मेन फार्मूला ये होता है, इसी को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये सब इसी से ये सब निकले हुए हैं। ठीक है, तो हमारा मेन फार्मूला फ्रेंड्स क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दो इसको, अच्छा लगेगा देखने में, सिर्फ ये रहेगा तो। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए बोल रहा था, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, आई एम रबिंग द बोर्ड। ठीक है, अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि कैसे हम इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आर एफ फैक्टर या रिपल फैक्टर जो क्या होता है,
वो कम होने का मतलब एसी कम हो गया कंपेयर टू डीसी। डीसी के कंपेरिजन में अगर एसी कम हो गया, इसका मतलब कि जो आउटपुट मिल रहा है रेक्टिफायर का, उसमें डीसी कंपोनेंट ज़्यादा है और एसी कंपोनेंट कम है। इसका मतलब जितना हमको डीसी चाहिए था लगभग उतना मिल रहा है, एसी थोड़ा मोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीसी हमको मिल रहा है जितना चाहिए था, तो हमारी अच्छी बात है। एसी कहने का मतलब कि अरे रिपल फैक्टर कम होने का मतलब एसी कम हो जाएगा कंपेयर टू डीसी। जो बेस में होता है, जो डिनोमिनेटर जो होता है, जो एसी बाई डीसी बोला था मैंने, जो डीसी डिनोमिनेटर वही बेस होता है, उसी से कंपेयर करते हैं हम, हमेशा आपको बताया था। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो सीपी जो अमाउंट होता है हमारा, जो सीपी होता है वही हमारा बेस होता है। उसी तरह से मैथ में जैसे हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट की या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा जो प्रिंसिपल होता है वही हमारा बेस होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो नीचे बेस, जो डीसी हमारा वही बेस है, वही कंपेयर करने की, उसी से हम कंपेयर करेंगे तो एसी कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए और ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं रिपल फैक्टर को एक सॉल्यूशन के थ्रू। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हाफ वेव रिपल फैक्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल, पहले रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट का मतलब आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आई आरएमएस या वी आरएमएस जो कहना कह लो। तो मान लो वी आर, जो भी कोई एक ही निकालेंगे, वी आरएमएस लेंगे या फिर आई आरएमएस लेंगे, आप पावर नहीं लेते हैं। पहले बता रहा हूँ यहाँ पे पावर नहीं लेते, पावर एफिशिएंसी निकालने से हम लेते हैं, रिपल फैक्टर के लिए हम पावर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वी एम, वी आर एम एस मतलब क्या हो गया? वी एम, वी आर एम एस कर लेते हैं, वी आर एम एस अपॉन में भी एवरेज। एवरेज कोई डीसी बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एवरेज कोई डीसी बोलते हैं। तो एक बात बताओ, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी आर एम एस कितना होगा? कोई भी करंट वी एम जो मिल रहा है, वी एम का कितना होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर है तो वी एम बाई टू। ठीक है, और भी डीसी के लिए या भी एवरेज की बात करें तो वो क्या होगा? वी एम बाई पाई। ठीक है, तो ये अपॉन में ये कर देंगे। सॉल्व करते हैं, कैसे कर देंगे? ऐसे कैसे, देखो तो फॉर्मूला जो मैंने लिखा था आर एफ फैक्टर का, फॉर्मूला क्या लिखा था? आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन में आई ए बी का स्क्वायर माइनस वन। ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा। वी एम बाई टू अपॉन में वी एम बाई पाई का होल स्क्वायर माइनस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 1.21। ठीक है, 1.21 हमारा जो आएगा वैल्यू आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ समझिएगा, यहीं से समझना है आपको कि ए सी अपॉन डी सी, ए सी रेशियो डी सी, अगर ए सी 2.1 है तो डी सी 1 होगा, यानी अगर ए सी 121 है तो डी सी 100 होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको एक एसी मिल रहा है, एक डीसी मिल रहा है, तो एसी कितना मिल रहा है? 1.21 मिल रहा है, एसी बहुत ज़्यादा मिल रहा है डीसी के कंपेरिजन में। तो ये रेक्टिफायर हमारा हाफ से रेक्टिफायर उतना यूजफुल नहीं है। बात समझ में आई? यहाँ पे डीसी हमको चाहिए ज़्यादा, एसी कम चाहिए, क्योंकि हम रेक्टिफाइड कर रहे हैं, हमको डीसी बनाना है एसी से, इसलिए यहाँ, लेकिन यहाँ देखें कि एसी डीसी ज़्यादा तो एसी मिल जा रहा है। इस कंपेरिजन में ये रेक्टिफायर क्या हमारा है? बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इसकी आर एफ वैल्यू क्या है? ज़्यादा आ रही है। हमको आर एफ वैल्यू क्या चाहिए? कम चाहिए। जो इसकी आर एफ वैल्यू कम होगी वो रेक्टिफायर बढ़िया होगा, जिसकी आर एफ वैल्यू ज़्यादा होगा उसका रेक्टिफायर, जिसका आर एफ वैल्यू ज़्यादा होगा वो रेक्टिफायर बेकार होगा, जिसकी आर एफ वैल्यू कम होगा उसका रेक्टिफायर ज़्यादा होगा। मैं ए सी यहाँ पे 2.1 है, यानी आर एफ वैल्यू उतनी ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू ज़्यादा आर एफ का, यानी ए सी उसमें ज़्यादा कंपोनेंट में है, इसका मतलब कि वो रेक्टिफायर हमारे काम का नहीं है। ये हाफ रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। आर एफ फैक्टर की बात करें तो वही फिर से ए सी अपॉन में डी सी। यहाँ वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि मैं करंट या वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। आई आर एम एस अपॉन में आई एवरेज, यहाँ पे वी लिखा, वी एम लिखा है तो यहाँ पे आई एम लिख दिया है। मतलब यहाँ वोल्टेज लेके चले तो यहाँ करंट लेके चला, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी करंट, यहाँ भी ले चल सकते हैं। यहाँ वोल्टेज है तो उसी को करंट में कन्वर्ट करके भी यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में जैसा देगा वैल्यू, मान लीजिए यहाँ करंट की वैल्यू जाती है तो यहाँ करंट पुट करके फॉर्मूला हम निकालेंगे, और यहाँ वोल्टेज देगा तो वोल्टेज पुट करके निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। वोल्टेज दिया है, ठीक है, तो फुल रेक्टिफायर है तो जो आर एम एस वैल्यू आएगा, यानी जो ए सी आएगा, वो आई एम कितना आएगा फ्रेंड्स?
ये वीएम भी हो सकता है, ये दे सकते हैं, ये भी दे सकता है। आप इस बार हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो वीएम आरएमएस वैल्यू मतलब वीएम/√2, ठीक है। और डीसी की बात करें तो यानी एवरेज वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, Im/2Im/π, ठीक है। फुल वेव के लिए इतना हो जाता है, हाफ वेव के लिए अभी बताया मैंने कितना होता है, ठीक है। जब इसको रख के सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा ये देख लेते हैं। एसी है ना, तो एसी मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, Im/√2 अपॉन में Im/2Im/π। इसको सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर लगा -1 कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है फ्रेंड्स वो क्या आती है, 0.48 आती है। यानी इसका एसी और डीसी का जो वैल्यू आता है 0.48:1, यानी ये 48 होगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज निकाल ले तो, ठीक है। यानी 100% होगा तो उसमें 48% क्या होगा हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, एसी कंपोनेंट होगा, ठीक है। यानी उस पहले वाले हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा ये यूज़फुल है, आउटपुट भी ज़्यादा है और उसका रिपल फैक्टर भी कम है। रिपल फैक्टर कम होने की वजह से ज़्यादा बेनिफिशियल है। ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि इसका जहाँ पे डीसी कंपोनेंट के कंपेरिजन में एसी कंपोनेंट क्या है, कम है। जिसका आर फैक्टर कम होता है यानी जिसका रिपल फैक्टर कम होता है वो हमारा क्या होता है, बेस्ट होता है, बढ़िया होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आर फैक्टर को, रिपल फैक्टर को पढ़ने का मेन रीज़न, जिसकी वजह से जो कि हमें ये सारी चीज़ें आसान हो जाए। अब हम पढ़ते हैं फिल्टर सर्किट के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे फिल्टर सर्किट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फिल्टर सर्किट वो क्या होता है कि हम जो मतलब एसी को, किसी भी आउटपुट का जो एसी होता है, डीसी कंपोनेंट होता है, उसमें से हम अगर एसी कंपोनेंट को फुल्ली निकाल लें और सिर्फ हमको डीसी मिले, डीसी आउटपुट मिल जाए तो उसी को बोलते हैं क्या, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट एक ऐसा एक्स्ट्रा सर्किट है, हम फिल्टर करते हैं डीसी को ताकि हमको फुल्ली डीसी मिल जाए, जिसमें एसी कंपोनेंट है वो फिल्टर हो जाए, इसलिए हम इस फिल्टर सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं फिल्टर सर्किट के बारे में। To remove a AC component from a DC component, we use a filter circuit. This filter circuit is shown here. There are three types of filter circuit. First type filter circuit is known as the capacitor type. कैपेसिटर टाइप में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा रहेगा। फिर होता है चोक टाइप। चोक टाइप कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें चोक चोक मतलब इंडक्टर लगा होगा। और तीसरा तीसरा होता है पाई टाइप। पाई टाइप कहने का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर चोक कैपेसिटर सर्किट, उसको बोलते हैं क्या, पाई टाइप। वो पाई टाइप का फिगर ऐसे होता है, एक ऐसा हुआ, एक ऐसा और ऐसा, तो वो पाई टाइप का दिखता है। पाई मतलब ये वाला पाई, ये मैथ का पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14 अप्रॉक्स या फिर 22.7, जो सरकमफ्रेंस निकालने टाइम यूज़ करते हैं, वही वाला पाई, ठीक है। तो एक जो यहाँ पे लग गया C1, यहाँ लग गया C2 और यहाँ लग गया क्या, इंडक्टर, यानी C1 C2, यानी एक कैपेसिटर यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ और यहाँ पे क्या, इंडक्टर, तो उसको बोलते हैं पाई। पाई के फॉर्म में दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पाई, ठीक है फ्रेंड। और कोई बात नहीं है। चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर का टैब कहाँ गया, ठीक है, आइए देखते हैं। बात करते हैं कैपेसिटर फिल्टर के बारे में। सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर फिल्टर इसी कहते हैं कैपेसिटर फिल्टर। हमने क्या है, आपको अच्छे से पता है कि एसी कैपेसिटर क्या होता है, डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, बार बार बोल रहा हूँ। कैपेसिटर क्या होता है, डीसी ब्लॉक करता है। और इंडक्टर क्या होता है, एसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। इंडक्टर जो होता है एसी को ब्लॉक। फ्रेंड्स देखते हैं डीसी आउटपुट है हमारा, यहाँ से हमने डीसी दिया। डीसी देने के बाद क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, यहाँ से कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ से डीसी जाएगा, वो डीसी जाएगा जिसमें कुछ ना कुछ एसी है। तो यहाँ से कुछ जो एसी जाएगा वो आगे यहाँ पे जब ये कैपेसिटर यहाँ पे जैसे फ्लो करेगा, तो इस ब्रांच पे, इस पॉइंट पे आने के बाद, पॉइंट पी पे आने के बाद क्या होगा कि सारा का सारा ये पहले जो जंक्शन पड़ता है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। तो कोई भी चीज़ जो होता है, लोग आसान या कोई करंट क्या होता है, आसान रास्ता खोजता है, कठिन रास्ता नहीं खोजता। तो इसमें करंट मैक्सिमम, इसमें से करंट, ये जो करंट आ रहा है इसमें जाने से बचेगा और इसमें भागने की कोशिश, इस ब्रांच में भागने की कोशिश करेगा। इस भाग में ब्रांच जब भागने की कोशिश करेगा तो ये जो कैपेसिटर लगा है, सारे के सारे एसीज को फ्लो पास आउट करा देगा और डीसी को ब्लॉक कर देगा। डीसी के लिए रास्ता ये बंद कर देगा। भाई डीसी में तो करंट है, अब डीसी कहाँ जाएगा, तो वो डीसी क्या करेगा, फिर वापस जाएगा और ऐसे होके फिर यहाँ जाएगा। नहीं, आर एल लोड को कितना, मैं डीसी एज जितना डीसी चाहिए उतना उसके अप्रॉक्स में आसपास डीसी मिल जाता है, ठीक है। इस टाइप का जो फिल्टर सर्किट होता है उसको बोलते हैं कैपेसिटर सर्किट, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट। और इसका जो इसका जो यूज़ है, एप्लीकेशन है, वो कहाँ यूज़ है फ्रेंड्स,
तो इसको कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं? 50 मिली एम्पेयर, 50 मिली एम्पेयर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे अधिक के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। छोटे मोटे जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा साइज़ छोटा होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है। और बहुत ही स्मॉल लोड के लिए इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे 50 मिली एम्पेयर तक का करंट जाए, ठीक है। वैसे इसका मेन जो यूज़ करना है वो कहाँ होता है? रेडियो, ऑडियो, बैटरी एलिमिनेटर में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रेडियो, ऑडियो, बैटरी एलिमिनेटर में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं चोक फिल्टर की। चोक मतलब इंडक्टर, मतलब चोक, इंडक्टर को ही बोलते हैं चोक। इंडक्टर फिल्टर की बात करते हैं। हमने आउटपुट दिया, जो हमारा रेक्टिफायर से जो आउटपुट आ रहा है वो उसके उसके यहाँ लगा दिए इसको। उसको लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो है इंडक्टर जो है कि एसी को ब्लॉक करता है, तो कुछ एसी को इसने ब्लॉक कर दिया। 100% ना ये ब्लॉक करता है डीसी को, ना 100% ये इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है। तो कुछ एसी यहाँ पे चले ही जाते हैं, कुछ करंट यहाँ चले जाते हैं, जिसमें एसी और डीसी दोनों होते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे लोड रहता है, तो लोग एसी क्या करता है, दूर जाने के बजाय पास से ही निकल जाता है, क्योंकि वहाँ अवरोधक है। तो कोई भी नहीं चाहता कि लाइफ में अवरोधक आए, तो उस तरह करंट भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में अवरोधक आए। तो रेजिस्टेंस को देख के भाग जाता है एसी, शॉर्टकट निकाल रास्ता खोजता है, और यहाँ से निकल जाता है एसी, और यहाँ से जो बच जाता है वो डीसी बच जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक बार यहाँ से एसी फिल्टर होता है, एक बार और यहाँ से एसी फिल्टर होता है, और ज़्यादा अमाउंट में और अच्छा, ज़्यादा अमाउंट में और ज़्यादा प्योर डीसी लोड तक पहुँच पाता है ये, ठीक है। और जो इंडक्टर यूज़ करते हैं, हैवी इंडक्टर यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंडक्टर और बहुत सारे कैपेसिटर यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस फिगर में बनाना आसान नहीं है, दिखाना आसान नहीं, इसलिए सिंप्लीफाइड फिगर बना के आपको दिखा दिया गया और समझा दिया गया। अब बात करते हैं पाई फिल्टर के बारे में, या इंडक्टर चोक फिल्टर के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी इसको बोलते हैं, जिसको पाई फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि हमने सप्लाई दिया, जो करंट दिया, तो करंट क्या होगा, पहले इसमें जाएगा, कुछ जो भाग बच जाएगा, तो ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को भगाएगा, भाई डीसी को लेकर रास्ता बंद कर देगा, तो डीसी के रास्ता बंद हो जाएगा और एसी निकल जाएगा इधर, तो डीसी फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ डीसी पास हो जाएगा, कुछ एसी जो बचा रहेगा उसमें से फिर छन के यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये तो इंडक्टर एसी को ब्लॉक कर देता है। फिर आगे जाएगा, फिर अगर कुछ एसी का पार्ट बच जाता है तो इस कैपेसिटर से होकर निकल जाता है, और पूर्णतः प्योर, फुल्ली प्योर तो नहीं लेकिन मैक्सिमम प्योर क्या होता है फ्रेंड्स, हमको क्या होता है कि मिल जाता है डीसी लोड के पास, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ग्राफ की बात करें तो क्या बात करते हैं, आइए देखते हैं। इसको अगर हम ऐसे देते हैं, ठीक है, इसको, तो रिजल्ट क्या मिलता है, ऐसे मिलता है, ठीक है, सटेगा नहीं, ऐसे मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं। अगर इसको भी वैसा ही दिया जाए, ठीक है, इसको डीसी दिया जाए, रेक्टिफायर वाला आउटपुट, तो और रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट होगा, और इसका जो आउटपुट होगा यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, क्योंकि उसका आउटपुट अगर इसमें दे रहे हैं तो इसके लिए तो इनपुट का काम करेगा ना उसका आउटपुट, तो उसका आउटपुट इसके लिए इनपुट कार्य करेगा, इसका आउटपुट जो होगा यहाँ पे लोड को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो इसका सर्किट आएगा, एक चोक लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा और अच्छे से इसको फिल्टर कर पाएगा, छान पाएगा, और थोड़ा प्योर फॉर्म में हमको डीसी मिल जाएगा, और वो ऐसा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब जो इसका जो ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स, उसका ग्राफ यहाँ नीचे बनाते हैं। अगर हम इसको ऐसे देते हैं, इसका ग्राफ क्या मिलेगा, लगभग स्ट्रेट लाइन, या लगभग डीसी के आसपास, जो चाहिए था हम यहाँ से, हमको वो मिल गया, मेरा मतलब डिजायर जो था वो सेटिस्फाइड हो गया, जो चाहिए था हम प्राप्त कर पाए, यानी फुल्ली डीसी प्राप्त कर पाए। यानी हैवीली मैक्सिमम इसको यूज़ करते हैं, और छोटे मोटे 50 मिली एम्पियर तक के लिए, या छोटे स्मॉल डिवाइसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको रेडियो, बैटरी एलिमिनेटर में इसको यूज़ किया जाता है। बाकी सबको नॉर्मली यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो एलईडी बल्ब हो गया, जो हम चार्जर यूज़ करते हैं, जो लैपटॉप का चार्जर यूज़ करते हैं, वो सारे सारे इस पे ही काम करते हैं, इसी बेसिस पे काम करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम जो कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रब करते हैं।
वीडियो लंबा हो गया काफ़ी ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज डबलर के बारे में, वोल्टेज ट्रिपलर के बारे में। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा उसका क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम फ्रेंड्स जो है कि चैप्टर का न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज जो हैं चैप्टर्स के, उसको सॉल्व करेंगे। 45 क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। आई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, द अप्लाइड इनपुट एसी पावर टू हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 वाट। ठीक है, द डीसी आउटपुट पावर इज ऑब्टेन्ड इज 40 वाट। व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, व्हाट हैपन टू रिमेनिंग 60 वाट। ठीक है, दो क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, जो आउटपुट दे रहा है 40 वाट का। इनपुट कितना है फ्रेंड्स, इनपुट 100 वाट दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है कि रेक्टिव उसका एफिशिएंसी कितना होगा। दूसरा पूछ रहा है जो 60 वाट है उसका क्या होगा। ठीक है, 60 वाट में 100 दिया, 40 मिला, तो 60 का क्या हो गया। ये दो चीज़ पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी पूछा, इसकी एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ये आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना मिल रहा है 100, इनपुट कितना दिए थे, आउटपुट मिल रहा है 40, इनपुट दिए थे 100, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 40। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 40%। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 40%। ध्यान समझिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इस चीज़ को यहाँ से नोट कीजिएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर कहने का मतलब क्या है कि पहला ऊपर में आधा हाफ 50 वाट, आधा वाट 50 वाट। नहीं समझ में आया, आई नो। इसको मिला तो होगा यही वाला, नीचे वाला तो गायब हो गया। तो ये वाला तो गायब हो गया इसमें, यानी 50 वाट यहाँ, 50 वाट यहाँ। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ 50 वाट ही मिला है, जबकि बोल रहा क्वेश्चन में 100 वाट। एक्चुअली में 100 वाट दिया, लेकिन इसको मिला कितना 50 वाट। उस 50 वाट में से ये 40 वाट का यूज़ किया, तो बाकी 60% का क्या हुआ। तो 60% वाट तो ये यूज़ ही नहीं किया, ये 50% यूज़ किया। 50% में 50 वाट्स में से 40 वाट ये यूज़ कर लिया। 10 वाट जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर एफ होता है उसमें यूज़ हो गया होगा। जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, उसमें थोड़ा मोड़ा रेजिस्टेंस 10 वाट यूज़ हो गया होगा, और बाकी 40 वाट वो आउटपुट दे ही रहा है। ठीक है, 50 वाट लिया था, 50 वाट तो लिया ही नहीं। ठीक है, तो ये बोला 60 वाट में क्या हुआ, 60 वाट में से 50 वाट क्या वो लिया ही नहीं, और 10 वाट क्या उसके आर एफ में रेजिस्टेंस में क्या हो गया, वो ले लिया। बहुत लोग क्या करते हैं कि 40/50 कर देते हैं, क्योंकि 85 वाट तो ले रहा है, लेकिन उतना नहीं बोलना है। जितना दे रहा है उतना ही लेके चलेंगे इनपुट, अपने से दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराना तो ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन कराना है आपको। ये कराऊंगा क्वेश्चन डिस्कशन में लास्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कंटिन्यू रहिए मेरे चैनल पे, बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।